अ, आज देश की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम दिन, क्योंकि अब तक इस देश की राजनीति मूलतः जाति को पीछे रख करके धर्म की जमीन पर भाजपा पूरे देश की राजनीति को ले जाना चाह रही थी। और आज जब बिहार सरकार के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए गए हैं जो जातिवार जनगणना के, तो पूरी भारतीय राजनीति बदल गई है। आंकड़े जो पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं वो आंकड़े कुछ यूं हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे भी, और इस चीज़ को ऐसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन आंकड़ों में क्या है, और उसके बाद उससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह होगी कि इन आंकड़ों के बाद अब भारतीय राजनीति पर क्या असर होगा, कैसे ये पूरी भारतीय राजनीति को बदलने की कोशिश करेगा। तो अभी जो आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं जातिवार जनगणना के, सबसे पहले ये बता दें कि कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य खुद अपने राज्य में जातिवार जनगणना नहीं करा सकता, क्योंकि भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना कराने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इसलिए ये बात बहुत दीगर है समझना, और बिल्कुल स्पष्ट कर देना जरूरी है कि जिस समय ये कहा जा रहा है कि बिहार सरकार ने जनगणना करा करके इसके आंकड़े सार्वजनिक कर दिए, असल में ये जातिगत सर्वे है और इसने भारत की राजनीति को बदल कर रख दिया है। कई सवाल एक साथ सुलझते हुए दिख रहे हैं। तो मैं अभी पटना एयरपोर्ट से, मेरे ठीक बाहर बारिश हो रही है, और मुझे यहाँ के लोगों ने एक किस्सा सुनाया कि जब लालू प्रसाद यादव बिहार में चुनावी रैलियां किया करते थे, तो वो जब अब उनकी उनकी रैलियों में जब बारिश हुआ करती थी, तो वो अब देशज प्रतीकों, बिंबों के जरिए ये कहने और समझाने की कोशिश करते थे, जनता को कनेक्ट करने की कोशिश करते थे। और वो कहते थे कि ये गंगा जल बरसा था, और जनता फिर एकदम एक तरफ से उनके साथ खड़ी हो जाती थी और वो कहती थी कि हाँ, एकदम प्रकृति, कुदरत अब अमृत बरसा रही है। तो इस तरह से अभी मुझे फिर से लालू प्रसाद यादव इसी पटना में हैं, बीमारी के बाद भी वो सजग हैं, वो जागरूक हैं। तो मुझे लालू प्रसाद यादव की वो बात याद आ गई कि बिहार में बारिश हो रही है, इसका मतलब गंगा जल बरस रहा है। उनको समझाने के लिए लालू प्रसाद इस मिथकीय शब्दावली का प्रयोग किया करते थे। और आज बिहार सरकार ने, जिसमें लालू प्रसाद यादव की आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, दोनों के गठबंधन से एक सरकार चल रही है। दीगर बात है कि 2015 में जब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया था कि हमें आरक्षण की समीक्षा करनी चाहिए, वो वक्त वो था कि जब 2014 में ये कहा गया था कि मोदी लहर आ गई है, सब कुछ लहर में बह गया है, अब तो एक तरफा उन्हीं की जीत होगी। ऐसे वक्त में 2015 में उस एक बयान ने कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, बिहार के चुनाव को बदल कर रख दिया, और जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन एक मुश्त बिहार में जीत गया, और बिहार में गठबंधन की सरकार बनती है। सरकार चली जाती है कुछ वजहों से 2017 के आसपास, फिर 2020 के चुनाव अलग अलग लड़ते हैं, लेकिन फिर से ये गठबंधन वापस बनता है। तो 2015 को मैं इसलिए भी याद कर रहा हूं क्योंकि उस समय लालू प्रसाद यादव का एक बयान बहुत महत्वपूर्ण था कि नरेंद्र मोदी चाहें तो भारत ही नहीं, यूएन में भी चले जाएं, यूनाइटेड स्टेट में भी चले जाएं, और वहां भी इसकी अपील कर दें, फिर भी लालू प्रसाद यादव रुकने वाला नहीं। अब बिहार में वो जातिगत जनगणना कराएगा और उसके आंकड़े सार्वजनिक कराएगा, और उससे जो भी जिसका हक जितना बनता है उसको उसका हक दिया जाएगा। आज 2 अक्टूबर के दिन बिहार की गठबंधन सरकार ने बिहार में अपने जातिगत सर्वे को पूरा किया और उसके आंकड़े सार्वजनिक कर दिए। आंकड़े सार्वजनिक करने से तुरंत क्या खेल बदलेगा, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि जितना भी नेटवर्क मुझे साथ दे पा रहा है एयरपोर्ट पर, उतना मैं आपसे बात कर पाऊंगा। इस खेल से
पहले तो ये तय हो जाएगा कि देश में किसकी कितनी हिस्सेदारी है, उस हिस्सेदारी के मुताबिक उसे उसकी जगह मिलनी चाहिए, और जिसकी जितनी संख्या है, आबादी है, उससे उस आबादी के मुताबिक कितनी शिक्षा मिले, कितना रोजगार मिला। अभी ये आंकड़े और सार्वजनिक होंगे, अभी तो केवल आज आबादी पता चली है। फिर अब इस देश में ये बहस शुरू होगी कि इस आबादी के पास कितनी जमीन है, कितनी शिक्षा है, कितनी नौकरी है, कितनी धन संपत्ति है, और फिर ये देश का पूरा व्याकरण बदल देगी। और आज भारतीय जनता पार्टी जो देश में केवल और केवल धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहती, केवल और केवल मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान इसी पर बहस होने देना चाहती, बिहार ने एक ऐसा कदम उठा दिया कि अब ये राजनीति का व्याकरण बदल जाएगा। और अब केवल धर्म के नाम पर जैसे आप गोलबंद कर रहे थे, जिसे 80% हिंदू बता रहे थे, अब वो समीकरण बदल जाएगा। तो अब ये सवाल पूछा जाएगा कि भाई ये हिंदुओं में 83%, मैं आंकड़े बताने जा रहा हूँ कितने कौन है, और वो जो पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप, ये सारे लोग एक साथ इतनी आबादी में है, तो वो कहाँ है देश चलने में। और इससे फिर वो पूरा बल मिलेगा कि जातियों को उनकी शिक्षा, रोजगार, और इस पूरे विमर्श पर पूरी भारतीय राजनीति शिफ्ट हो जाएगी। नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कोशिश करती है कि भारतीय राजनीति केवल और केवल धर्म पर हो, लेकिन जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने के बाद अब जब हिस्सेदारी का सवाल, अधिकार का सवाल, प्रतिनिधित्व का सवाल केंद्र में आ जाएगा, तो ये पूरे देश के लिए बहुत खूबसूरत होगा, पूरे देश के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल होगा। और इस सवाल के जरिए भारतीय राजनीति में एक सवाल पूछा जाएगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बिना सबको जाने कैसे संभव है। और अगर कोई हाशिए पर पड़ा है, कोई किनारे पड़ा है, और अगर उसको उसके मुताबिक जगह नहीं मिल पा रही है, तो उसे जगह दिए बिना राष्ट्र सबका भारत कैसे बन जाएगा। और फिर एक ऐसी बहस शुरू होगी जिसमें सबको सबके जगह, सबकी हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी। और इसलिए ये पूरा का पूरा विमर्श भारतीय राजनीति को बदल कर रख देगा। ये इस देश की राजनीति में अब बदलाव दिखेगा, देखने को मिलेगा। एक बार देखते हैं कि ये आंकड़े क्या कह रहे हैं। मोटा मोटी बिहार सरकार जाति आधारित गणना जो हुई है 2022 में जो हुई थी, और आपको एक बात और बता दें चलते चलते, ये इसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, इस जातिगत आंकड़े के सर्वे को रोका गया। पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारे एक प्रोफेसर है जो टीवी पर बैठ करके कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई बात नहीं होती। ऐसे 3 लोग कोर्ट चले गए। तो पहले पटना हाई कोर्ट ने जातिगत सर्वे जो हो रहा था, जातिगत गणना जो हो रही थी, उससे रोक लगा दिया और बाधा पैदा कर दी गई कि नहीं, ये जो काम है ये नहीं होगा, ये नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसे वक्त में फिर से बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, और सुप्रीम कोर्ट कोई रोक नहीं लगाती। वो कहती है कि भाई कोई राज्य अगर नीति बनाना चाहता है कि उसके राज्य में कौन कितना पिछड़ा है, कौन कितनी आबादी में है, कौन कितने हिस्सेदारी पाया है, इसका जब तक हमें आंकड़ा नहीं पता होगा, तब तक हम उसके लिए अलग से नीति कैसे बनाएंगे। और सोचिए, इस देश में इतने दिन तक सरकारें चल रही हैं 1931 की जनगणना के तहत, और जनगणना होती जा रही है, तमाम पशु पक्षी की जनगणना हो जाती है, अब घर परिवार की जनगणना हो जाती रही, लेकिन इस जनगणना के साथ यह नहीं तय हो पाया कि इस जनगणना के साथ इंसान कितने हैं। तो जैसे ही ये काम बिहार सरकार ने किया, अब पूरी विमर्श इस पर होगी कि जो इंसान है, जो वोटर है, जो ये चाहता है कि कैसे इस देश की जनगणना पर सुनिश्चित किया जाए कि वो उसका देश बना है या नहीं बना है, इस पर पूरी बहस होगी। तो जातिगत जो सर्वे हुआ उसे रोकने के लिए लोग कोर्ट गए, और कोर्ट ने उस पर रोकने का पहले तो रोका, फिर उसको मना कर दिया रोकने से। सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगाने से इनकार कर दिया। ऐसे वक्त में ये आंकड़े सार्वजनिक हो गए। और कल्पना करिए, एक देश में जब ये बात विमर्श शुरू होता है कि भाई किसकी आबादी कितनी है, एक देश पहले जनता को पता करता है कि वो कितने हैं, उसके मुताबिक वो देखता है कौन पिछड़ गए, कौन किसके पास तक कुछ भी नहीं पहुंचा, कौन मुख्यधारा में ज्यादा जगह घेरे हुए है। अपनी आबादी के मुताबिक कोई बहुत ज्यादा तो नहीं जगह घेर चुका है,
कुछ लोग ऐसे तो नहीं जिनकी आबादी तो ज्यादा है लेकिन उनकी हिस्सेदारी ज्यादा नहीं। अगर कोई राष्ट्र सबका विकास करना चाह रहा है, सबका साथ लेना चाह रहा है, तो बिना आंकड़ों की वो पॉलिसी मेकिंग कैसे करेगा? तो इसलिए जातिगत जनगणना राष्ट्र का मुद्दा है, राष्ट्र निर्माण का मुद्दा है। और सबको सबके बराबर उसकी उसकी जगह जितनी है। किसी किसी के पास बहुत ज्यादा है और जो किसी और के हिस्से का वो लेकर के बैठा है, तो जाहिर सी बात है जब बराबरी की बात की जाएगी तो जो ज्यादा, जिसके पास कुछ भी नहीं उसको तो देना होगा ना। और अगर आप उसे नहीं देंगे तो वो उसका भारत कैसे होगा? इसलिए ये विडंबना और विरोधाभास है कि 1931 की जातिगत जनगणना के आंकड़ों पर 2023 में ये देश चल रहा था। लगभग 100 साल होने वाले हैं और ये गिनती नहीं हो रही थी। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बना 1992 से लेकर के 96 तक गया, और 52 से 96 56 तक, 55 56 तक काका कालेलकर कमीशन। काका कालेलकर कमीशन जो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था, उसने भी रिकमेंडेशन किया कि भाई जातिगत जनगणना कराइए। बिना इसके जान पाना मुश्किल है कि कौन पिछड़ गया, किसके पास कम है, किसके पास ज्यादा है। उसने भी कहा कि जातिगत जनगणना कराइए, सरकारों ने नहीं कराया। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बना मंडल कमीशन, जिसको 77 में बना था, 79 से लेकर 80 में उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी गई। उस मंडल कमीशन ने भी कहा कि भाई जातिगत जनगणना कराइए, फिर भी जातिगत जनगणना नहीं हुई। 1996 में जब देवगौड़ा की सरकार बनी, वो पहले ओबीसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भाषणों में, चुनावी भाषणों में चीख चीख कर कभी नहीं कहा कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूं, मैं ओबीसी प्रधानमंत्री हूं। लेकिन उन्होंने अपनी कैबिनेट में पास कर दिया कि 2001 की जनगणना के तहत जातिगत जनगणना होगी। लेकिन जब 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है तो उसने पहले कैबिनेट में जो कुछ फैसले रद्द किए, कुछ फैसले लिए, उसमें एक फैसला रद्द किया कि 2001 की जनगणना में जातिगत जनगणना होगी। क्योंकि अगर जाति केंद्र में आ जाए भारतीय राजनीति के, तो हिस्सेदारी और अधिकार के सवाल केंद्र में आ जाएंगे। फिर धर्म के नाम पर सांप्रदायिक राजनीति कैसे होगी? तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इसका विरोध करे। लेकिन इसी बीच में 2010 का एक वक्त आता है जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी गोपीनाथ मुंडे, मरहूम गोपीनाथ मुंडे जैसे नेता जो पिछड़े जातियों से आते थे, उन लोगों ने एक मुश्त कहा कि अगर हमें ओबीसी का विकास करना है, चूंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की गिनती तो होती थी लेकिन अदर बैकवर्ड कम्युनिटी की गिनती नहीं होती, सवर्णों की गिनती नहीं होती, तो अगर हमें सबका भारत बनाना है तो जातिवाद जनगणना करनी होगी। और 2010 में पूरी संसद एक मत होकर के कहती है कि हाँ, 2011 की जनगणना में हम जातिगत जनगणना कराएंगे। लेकिन कांग्रेस अपने अपने कुछ ऐसे लोग जो कांग्रेस में विचारधारा के लिहाज से थोड़े दूसरे ढंग के ख्याल को रखते थे, उन लोगों ने इसमें पेच फंसा दिया। और वो पेच ये फंसा दिया कि भाई जनगणना तो होगी लेकिन वो 1948 के जनगणना एक्ट के तहत नहीं होगी। पेच समझिएगा, अगर 1948 के जनगणना एक्ट के तहत जनगणना नहीं होगी तो वो जनगणना के आंकड़े जनगणना एक्ट के तहत नहीं होंगे, उनके अलग से सर्वे किया गया, जातिगत और आर्थिक सर्वे, जिसको राहुल गांधी आजकल कहते हैं ना कि भाई हमने जनगणना कराई थी। तो राहुल गांधी और कांग्रेस तो माफी मांग लिए कि भाई महिला आरक्षण में तुमने कोटा विद इन कोटा नहीं दिया, हमने भी नहीं दिया था, हम अपनी गलती मानते हैं, लेकिन अब हम महिला आरक्षण में कोटा विद इन कोटा की मांग करेंगे। वैसे ही अब कांग्रेस पार्टी को भी ये लगता है कि 90 में 3 अगर कैबिनेट में सेक्रेटरी ओबीसी हैं तो फिर ओबीसी प्रधानमंत्री के रहते सबसे ज्यादा अन्याय इस देश में अगर किसी के साथ हो रहा है तो वो ओबीसी के साथ हो रहा है। तो जब ओबीसी के साथ इतना अन्याय हो रहा है तो ओबीसी की गिनती क्यों नहीं होगी? और देश में एक प्रधानमंत्री ऐसा जो पिछले 9 साल से हर चुनावी रैली में चीख चीख करके दोनों बाहें फैलाकर कहता हो कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, उसने आज तक कभी मंडल कमीशन का नाम नहीं लिया, उसने आज तक जातिगत जनगणना नहीं कराई। और जब इस देश के सामाजिक आंदोलनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और तमाम लोगों के आंदोलन की ताकत मजबूत होती है कि इस देश में जाति का विमर्श, जाति की राजनीति केंद्र में आती है, तो उनको ये लगा कि अगर 2021 की जनगणना कराएंगे तो उसमें जातिगत जनगणना कराना होगा, वरना इस देश के लोग जागरूक हो गए, वो जनगणना को प्रभावित करेंगे। कोविड की आड़ में वो जनगणना अभी तक नहीं हुई। इसलिए वो पूरा इतिहास जो 2010 का था जिसमें सब लोग शामिल थे, उसके बाद भी नहीं हुई। अब पूरा देश इस मुहाने पर खड़ा है कि नहीं भाई, जातियों की गिनती जनगणना एक्ट के तहत होनी चाहिए। और जातिवार जनगणना इस समय पूरे देश में इतना बड़ा मुद्दा है जिसकी काट आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कोशिश करेगी कि जाति पर बहस न हो, वरना इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी ये पूछने लगेंगे कि आज इस राष्ट्र के चलाने में हम कहाँ पर खड़े हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना पर कोई बातें नहीं करती। और बिहार सरकार ने जब अपनी जातिगत जनगणना कराई तो उसने अब पूरे पूरे देश की राजनीति का व्याकरण बदल दिया है। अब जैसे ही पता चल गया, क्या पता चल गया, अब आप अपनी स्क्रीन पर देखें और जानते रहिए। पिछड़े वर्ग की आबादी 27.1286%, यानी 27.1286%। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी बिहार में क्या होता है कि बैकवर्ड क्लास और ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास दो कम्युनिटी बनाई गई है, दोनों मिलाकर पिछड़ा समुदाय बनता है। तो पिछड़े वर्ग की आबादी है 27.1286%, और अत्यंत पिछड़े वर्ग की आबादी इस गणना के बाद आई है 36.0148%। इन दोनों को अगर मिला देंगे तो ये लगभग 63% ओबीसी हो गए। शेड्यूल कास्ट की आबादी 19.6518%, यानी 19.6518%। तो 15% आरक्षण आज तक मिल रहा है। तो 15% के बाद आबादी बढ़ के 19% हो गई। शेड्यूल ट्राइब की आबादी बिहार में 1.6824% है, और यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी यानी जिसे अपर कास्ट कहते हैं वो 15.5224%, यानी 15% केवल इनकी आबादी है। अब इस खेल को समझिएगा, इसको और अगर क्लियर करें और थोड़ा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि इनकी आबादी के बीच से कैसे समीकरण बदले, वो देखिए। राजपूत आबादी है 3.45%, यानी 3.45% राजपूत हैं। 3.67% ब्राह्मण हैं। 2.89% भूमिहार हैं। कायस्थ हैं 0.60%। ये सब अगर मिला लेंगे तो 10% भी नहीं होंगे। और आज की तारीख में अब आंकड़े और सार्वजनिक हों और ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में आए तो थोड़ा और क्लियर हो कि ये 10% लोग क्या बिहार के 90% जगह पर काबिज हैं। विश्वविद्यालय, एकेडमिया, उसके बाद सरकारी ऑफिसेस, ब्यूरोक्रेसी, ज़मीन का मालिकाना हक, शिक्षा, रोजगार, व्यापार, पशुपालन, तमाम हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, इन सब में अगर 10% ही आबादी है तो उनका कहीं ऐसा तो नहीं कि वो 90% या 80% तक जाए। ये विमर्श फिर से खड़ा होगा, क्योंकि भाई अगर सबका देश बनाना है, इस देश में संविधान लागू है, तो संविधान लागू होने के बाद तो भाई ये तय करेंगे ना कि जो कमजोर रह गया, जो हाशिए पर रह गया, उसको उसके हिस्से का हक मिले। तो ये जो पूरा आंकड़ा आया वो बता रहा है कि 10% और पूरा मिला लेंगे तो 15%, जिसमें सबको अगर मिला लें तो। यादव कम्युनिटी जो बिहार में है वो 14.26% है, यानी 14.26% यादवों की पॉपुलेशन है। कुर्मी को आबादी 2.87% है। तेली आबादी 2.81% है। मुसहर 3.08% है। अब कल्पना करिए, अब ये विमर्श क्या नहीं होना चाहिए कि इस देश में मुसहर कितने कितने वो नौकरी में है, कितने वो ब्यूरोक्रेसी में है। सोनार 0.68%। और इस तरह से पूरा का पूरा आंकड़ा पूरा एक पब्लिक डोमेन में आ गया। और इस पब्लिक डोमेन के आंकड़े से अब ये तय होने लगेगा कि भाई जब आप कह रहे हो हमने राष्ट्रपति दलित बना दिए, जब आप कह रहे हो कि हमने प्रधानमंत्री ओबीसी दिया है, तो इन सारी चीज़ों में यह भी तो तय होगा कि इसे इसे कौन सा भारत, कैसे भारत बनेगा। इसलिए ये विमर्श पूरा बदल कर रख दिया गया। और इसलिए अब ये बात क्लियर होगी इस देश में। आपकी आबादी 10% है, अब 10% कम आबादी नहीं है, पूरा ले लीजिए। जिसकी आबादी 14% है, जिसकी आबादी 2.5% है, जिसकी आबादी 4% है, इन सब को उसके संख्या के मुताबिक अगर जगह नहीं है तो फिर ये सबका भारत कैसे बनेगा। इसलिए अब पूरा का पूरा विमर्श, पूरी की पूरी राजनीति जो ये कोशिश कर रहे थे कि केवल सांप्रदायिकता के नाम पर हो, हिंदू मुसलमान लड़ाते रहो, मंदिर मस्जिद को लड़ाते रहो और कब्रिस्तान पाकिस्तान करते रहो और अगला चुनाव इसी के नाम पर जीत लो। एक देश में सवाल तो पूछा जाएगा ना कि भाई अगर बिहार में जातिगत जनगणना हो सकती है तो देश में क्यों नहीं हो सकती।
अगर अभी यहाँ हो सकती है तो चुनाव के पहले क्यों नहीं हो सकती? और अगर वो ब्यूरोक्रेसी में 90 में से 3 है, आप एकेडमिया में देख लें, केवल 3% ओबीसी प्रोफेसर इस देश के विश्वविद्यालयों में हैं। प्रधानमंत्री ओबीसी, कैबिनेट मंत्री ओबीसी, मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा ओबीसी, सब उन्होंने दिया। भाई नहीं मांग रहा कोई वो। ब्यूरोक्रेसी में ओबीसी चाहिए, प्रोफेसर में ओबीसी चाहिए, डॉक्टर इंजीनियर में ओबीसी चाहिए। जिसका जितना हक है उसको उतना हक मिले, ये राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी है। इसलिए हम ये बात इस पूरी डिबेट में ये उठा रहे हैं कि जब तक ये विमर्श नहीं होगा तब तक इस देश में सबका देश कैसे बनेगा, पॉलिसी मेकिंग कैसे होगी, राष्ट्र कैसे चलता है, राष्ट्र की संपत्ति जो है वो अगर राष्ट्र के नागरिक के काम नहीं आएगी तो फिर सबका साथ सबका विकास कैसे होगा, अच्छे दिन कैसे आएंगे? इसलिए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर बिहार के जातिगत सर्वे ने, ऐसा लगता है कि उनकी सांप्रदायिक राजनीति की ताबूल पर कील मारना शुरू कर दी। और अब कांग्रेस की जहां सरकार है वहां भी ये काम होना चाहिए। और जिस दिन छत्तीसगढ़ के आंकड़े सार्वजनिक हो जाएंगे ना कि 97% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी कम्युनिटी है, पसमानदा कम्युनिटी है, तो फिर कैसे राजनीति बदल जाएगी? इसलिए बधाई दीजिए आज बिहार सरकार को, बधाई दीजिए जेडीयू और आरजेडी की सरकार को, बधाई दीजिए इस देश में जो भी जातिगत जनगणना की मांग करता है। हमारे जनहित अभियान के राजनारायण जी हैं, हमारे तमाम आंदोलनकारी हैं, हम लोग हैं। हमने पिछले कई वर्षों से लगातार इस देश में जातिवार जनगणना के मुद्दे को उठाया, हर मंच से उठाया, हर जगह ये सवाल करते रहे कि राष्ट्र निर्माण तब होगा जब जातिगत जनगणना ना हो जाए, जब सबको सबका हिस्सा पता चल जाए, सबको सबका हिस्सा मिल जाए, तभी ये देश सबका देश बनेगा। इसलिए सबको बधाई दीजिए जिस सब ने मिल करके इस देश को एक ऐसी दिशा में ले जाने की कोशिश की है जिसमें सबको सबका हक मिलेगा, हिस्सा मिलेगा, एक खूबसूरत देश बनेगा, मोहब्बत प्यार से रहेंगे, सांप्रदायिकता की, नफरत की, संघी राजनीति का यहाँ से करारा जवाब मिलेगा। बिहार ने फिर से समाजवादी आंदोलन की ज़मीन ने, कर्पूरी ठाकुर की ज़मीन ने, जगदेव बाबू की ज़मीन ने, समाजवादी आंदोलन की ज़मीन ने, बीपी मंडल और बीएन मंडल की ज़मीन ने एक फिर से पूरे देश को राजनीति के व्याकरण को बदलते हुए दिशा दिखाने का काम किया है। सैल्यूट करिए उन तमाम नेताओं का जो इस बात के लिए सहयोग करते हैं।